तो काकड़ साहब ने स्टेटमेंट दी जब उनसे किसी ने पूछा, भाई भाईजान ये गंदम ये आपने इतने 300 अरब रुपए की गंदम इंपोर्ट की है। उन्हें कहा मुझे तो पता ही नहीं थी किसने मंगा ली। कहते मुझे पता ही नहीं है। क्या बात है यार, कौन सी गंदम की बात कर रहे हैं आप? भाई वजीर आजम किस नाम के हो तुम, अगर तुम्हें यही नहीं पता। दूसरा, उनका आज का जो डॉन अखबार में आज भी उनका जो बयान लगा हुआ, उन्होंने कहा जी ये गंदम का स्कैंडल चाय की प्याली में तूफान है। 300 अरब रुपया, $1 बिलियन से ज्यादा, और आप कहते हो चाय की प्याली में तूफान है। दूसरा, किसी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते ही रहते हैं। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के हालात आप सभी जानते हैं। पाकिस्तान सुपर क्राइसिस से गुजर रहा है। अर्थव्यवस्था बिल्कुल डामाडोल हो गई है। कर्जे पर देश चल रहा है, कर्जे पर सांसें चल रही हैं पाकिस्तान की। आए दिन पाकिस्तान को IMF के साथ नए प्रोग्राम करने पड़ रहे हैं, क्योंकि कुछ आउटपुट नहीं होगी तो प्रोग्राम तो करने ही पड़ेंगे नए कर्जे के लिए। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की जनता को नए चूरन दे दिए जाते हैं कि हम आपके लिए नए प्रोग्राम्स कर रहे हैं, एजुकेशन को लेकर कर रहे हैं या देश की अर्थव्यवस्था को लेकर कर रहे हैं। लेकिन हो तो जो भी पैसा आता है उसको कुछ ना कुछ नया घोटाला भी कभी ना कभी सामने आ जाते हैं, और उसी को दबाने के लिए वो फिर से कोई नया प्रोपगंडा रच देते हैं। जैसे एक नया घोटाला भी फिर से सामने आया, उनका 300 करोड़ रुपए का उन्होंने कोई गंधक मंगवाया है, लेकिन उसके लिए भी उन्होंने कोई जो कि चीनी मिल्स में यूज़ होता है, और चीनी मिल्स वहाँ के ज़्यादातर नेताओं की है जिनकी साख होती है, लेकिन उसके अंदर भी सबकी जुबानों को दबा दिया जाता है। तो इसी से रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों। न्यूज़ बड़ी ज़बरदस्त है, आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए न्यूज़ को करते हैं स्टार्ट। सर, सबसे पहले बात करेंगे ज़ीनोफोबिक की, जो बड़ा एक शोर है, और डॉक्टर जयशंकर ने भी जो है काफ़ी स्ट्रिक्टली जवाब दिया है इसके ऊपर। देखें आरजू, एक तो इस पे ज़ीनोफोबिक का उन्होंने जिक्र किया है किसी फंड रेजर पे वॉशिंगटन DC के अंदर हमारे जो बाइडेन साहब ने, और जापान, और उन्होंने भाषण देने की कोशिश की जापान को और भारत को, के दोनों को, कि जी आप इमिग्रेंट्स के खिलाफ हैं। हालांकि बाइडेन साहब को यह नहीं पता कि एक तो आपका डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक और कल्चर बिल्कुल, और रिलीजन भी वो बिल्कुल डिफरेंट है जापान से भी और भारत से भी। आप उनको क्यों अपने आप को उनसे कंपेयर कर रहे हैं? दूसरा, इन्होंने गिला किया है कि जी जापान को और भारत की इकोनॉमीज को प्रॉब्लम है ज़ीनोफोबिक होने की वजह से, कि इमिग्रेशन के खिलाफ। भारत की इकोनॉमी आपसे 6 दफा ज्यादा स्पीड पे तरक्की कर रही है, आपको नॉलेज ही नहीं है, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं इस पे। और दूसरा, मैं ये बताना चाहूंगा, इस वक्त और जापान आपका एलाय है, आप आपके सिक्योरिटी एग्रीमेंट से उनके साथ, और आप जो इस तरह की बातें करते हैं, आपके डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप खराब होते हैं उनके साथ। भारत के तो वैसे इन्होंने आजकल खराब किए हुए हैं। आपने देखा होगा कि एक ब्लॉक बना पड़ा है भारत के खिलाफ, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे कंट्रीज भी हैं। जो मैं हमेशा ये कहता हूं कि एक तो इन सब कंट्रीज को तशवीश है भारत की तरक्की की, भारत की 8.6%, 8.4% इकोनॉमी जो है, उस पे वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है, और जाहिर है ये रुकेगा नहीं सिलसिला, ये आगे इसी तरह जाएगा। और दूसरा, कुछ चीजें और भी आपके रीजन के अंदर भी चेंज हो रही है, मैं आगे चल के उस पर भी बात करता हूं। लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने इसके बारे में एक इंटरव्यू में बात किया कि हमारा तो वी आर मोर प्लूरल कंट्री है हम तो, और वाकई में एग्री इस बात से करूंगा कि ज्यादातर अमेरिकन को इस चीज का अंदाजा नहीं है। भारत के अंदर 121 जबानें बोली जाती हैं, 22 तो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। आप ये देखें कि कितने डिफरेंट किस्म के कल्चर मिलके इकट्ठे रहते हैं। बल्कि मैं ये समझता हूं भारत की खूबसूरती ही उसका सेकुलर आइडियाज और उसका मोर एक्सेप्टेंस टू द डिफरेंट, नॉट ओनली द कल्चर्स, रिलीजन एट द सेम टाइम। देखिए, बात लोग करते रहते हैं इधर से उधर, कभी बीजेपी वाले तड़प रहे हैं, कभी दूसरे तड़प रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है कि इंडिया, भारत इज अ सेकुलर कंट्री। लोग इस वक्त बातें कर रहे हैं कि शायद अगले दफा बीजेपी शायद कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज कर दे, वो भी चेंज कर दे, उनका जिस तरह उनको जो पसंद आया अपने कंट्री के अंदर जो वो मर्जी करें। लेकिन ये जो बाइडेन साहब ने ज्यादती की है। और दूसरा, मैं समझता हूं कि अमेरिका को अब कोई हक नहीं पहुंचता कि दूसरे कंट्रीज को अपने वो
अपनी आइडियोलॉजी इन्फोर्स करने की कोशिश करें। ठीक है, अगर आप ये बात करते हैं, आप xenophobic नहीं हैं, आप इमिग्रेशन चाहते हैं, आप लोगों को चाहते हैं, इमिग्रेशन की हालत देख लें कि 3 लाख लोग पर मंथ के हिसाब से इलीगल आ रहे हैं बॉर्डर क्रॉस करके। इसको आप इमिग्रेशन कहेंगे? आप इसको कहेंगे कि वी लव इमिग्रेशन, वी लव इमिग्रेंट्स? आपको पता ही नहीं उनके अंदर टेररिस्ट आ रहे हैं, उनके अंदर बल्कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब तो मुसलसल ये कह चुके हैं कि 30,000 से ज्यादा जवान चाइनीज आ चुके हैं। शायद चाइना अमेरिका के अंदर अपनी आर्मी बिल्ड करने का इरादा रखता है। फिर आपको इमिग्रेशन से मोहब्बत है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो स्टेटमेंट दी गया कि उन्होंने आते ही 15 से 20 मिलियन लोगों को आर्मी स्टाइल, मिलिट्री स्टाइल पे डिपोर्ट करेंगे वो। मैं खुद एक कंजर्वेटिव हूं, मैं खुद एक रिपब्लिकन हूं, मैं खुद इमिग्रेशन के हक में हूं, लेकिन लीगल इमिग्रेशन। अगर जिसने यहां आना है, सबसे पहले उसे यह पता होना चाहिए कि वो एक क्रिश्चियन कंट्री में जा रहा है। मैं अपने भाइयों की बात कर रहा हूं। ये जो हमारे जिहादी एलिमेंट्स यहां आ जाते हैं, यहां आके कहते हैं कि अमेरिका के अंदर शरिया लगाएंगे, लंदन जाके कहेंगे हम शरिया इन्फोर्स करेंगे, उनके लिए कि तुम एक क्रिश्चियन कंट्री में आ रहे हो भाई, ये पहले सोच के आओ। अगर तुम क्रिश्चियन वैल्यूज की रिस्पेक्ट नहीं करते तो प्लीज भाईजान कहीं और जाओ, सऊदी अरेबिया जाओ, यहां मत आओ आप। और दूसरा, अगर इमिग्रेशन करनी ही है आपने, पॉइंट बेस करें, जिस तरह कनाडा करता है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया करता है, पॉइंट बेस पे। यहां पे लोग पढ़े लिखे आए, यहां पे लोग जो हैं वो आके, अब देखें ना, 2 प्रॉब्लम। आरजू अब एक खालिस्तान, एक कनाडा के अंदर एक खालिस्तान मूवमेंट बन चुकी है, तेरी मूवमेंट, और अफसोस के साथ उसके ऊपर रिलीजन चढ़ा दिया, उसके ऊपर कहते खालिस्तान है वो। खालिस्तान जो है वो, हालांकि बिल्कुल गलत बात है। एक पॉलिटिकल मूवमेंट को उसके अंदर मजहब को नहीं ठोंसना चाहिए। और दूसरा, एक फिक्शन है कि कंट्री को, मेरा एक फैशन बन चुका है इस वक्त, जो खालिस्तान की बात करना एक फैशन बन चुका है। लेकिन इसकी वजह यह है कि वहां पे मेरे जो भाई, पंजाबी भाई आए हैं, वो ज्यादा तालीम याफ्ता नहीं थे। अगर तालीम से अगर आपने करनी है रेफरेंड, अच्छा आपने खालिस्तान, आप कनाडा के अंदर इस वक्त 2-4 गुरुद्वारे हैं जहां पे वो इस वक्त जो निजर साहब का भी चल रहा है, कोई ज्यादा उसकी सपोर्ट हासिल नहीं है, लेकिन एक हवा बन चुका है। और यही होता है कि जब तालीम याफ्ता इमिग्रेंट ना आए किसी जगह पे आके, तो वो वहां पे आके भी बजाय उस कम्युनिटी का हिस्सा बनना, तरक्की का बायस बनना, तो इस तरह की चीजें करते हैं जिस तरह इस वक्त वो चल रहा है। अब उससे अगले जो मैं बात करना चाहूंगा आरजू, आपके खासकर उस हवाले से कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है। इस वक्त जो सबसे स्टोरी गर्म कौन सी है, वो आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट की गंदम की इंपोर्ट की है। बिल्कुल, कि 300 अरब रुपयों से ज्यादा गंदम इंपोर्ट की गई यूक्रेन से, और सारा डूबियस सा उसके अंदर सारा कुछ चल रहा है। सुना है कि अगर गवर्नमेंट पूरे तरीके से गंदम खरीदे तो उसमें टेंडर लिए जाते हैं, गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, उसको महीनों का प्रोसेस है। लेकिन यहां कहते हैं 5 दिन के अंदर अंदर ही पता नहीं कितने जहाज जो दुबई में खड़े थे, यूक्रेन की गंदम वहां उनमें भरी हुई थी, वो फौरन पाकिस्तान पहुंच गई। और कहते हैं उनके अंदर सारा नाकस चीजें थी, वो क्वालिटी की गंदम भी नहीं थी। जो गंदम चले, ये कोई पहली दफा नहीं हुआ। मेरे मुर्शद जो कि बहुत मजहबी रहनुमा है, उनके दौर के अंदर भी चीनी के घपले सामने आए थे, लेकिन मोहतरम चुप कर गए थे, क्योंकि पाकिस्तान में शुगर मिले सारे सियासी लोगों की हैं और माफिया ग्रुप्स की हैं, तो वो बोल ही नहीं सके ज्यादा उस पर। ठीक है, कौन है। मुझे 2 चीजों पर एतराज है। एक तो काकड़ साहब ने स्टेटमेंट दी जब उनसे किसी ने पूछा, भाईजान ये गंदम, ये आपने इतने 300 अरब रुपए की गंदम इंपोर्ट की है। उन्हें कहा मुझे तो पता ही नहीं थी ये किसने मंगा ली। कहते मुझे पता ही नहीं है। क्या बात है यार, कौन सी गंदम की बात कर रहे हैं आप? भाई वजीर आजम किस नाम के हो तुम, अगर तुम्हें यही नहीं पता। दूसरा, उनका आज का जो डॉन अखबार में आज भी उनका जो बयान लगा हुआ, उन्होंने कहा जी ये गंदम का स्कैंडल चाय की प्याली में तूफान है। 300 अरब रुपया, $1 बिलियन से ज्यादा, और आप कहते हो चाय की प्याली में तूफान है ये। दूसरा, किसी ने जब खुद गवर्नमेंट में थे तो उस वक्त भी किसी ने ये क्वेश्चन किया था कि ये गंदम क्यों इंपोर्ट की है $1 बिलियन की। कहते यार क्यों इतना चीख रहे हो, $1 बिलियन ही है ना। एक पाकिस्तान एक बैंकरप्ट कंट्री है, गरीब तरीन कंट्री है, जहां लोग अपने बच्चे बेचने में मजबूर है।
सुबह का खाना एक पाकिस्तानी खाता है, शाम का सोच में पड़ जाता है क्या करूंगा। उसका वजीर आजम कहता है यार $1 बिलियन ही है ना। इस वजीर आजम का जवाब बिल्कुल ऐसे ही है जब फ्रेंच रेवोल्यूशन में किसी ने कहा था कि गरीबों के पास रोटी नहीं है, तो उसने कहा था केक खा लो भाई। अब ये केक खिला रहे हैं आपको आरजू, ये आपको रोटी नहीं मिलेगी, केक खाओ। अब बिल्कुल वैसे ही है। इस वजीर आजम को ये नहीं पता था कि इतने $1 बिलियन की गंदम खरीद ली। वो कहता मुझे पता ही नहीं, कहता चीख क्यों रहे, $1 बिलियन ही है ना। अब उसके साथ एक और चीज साथ, ये बिल्कुल उसी तरह मुतरादफ है मेरे आजकल के जो वजीर आजम है, जब उनसे किसी ने पूछा कि आपका जहाज सऊदी अरेबिया से आया था, वो इस्लामाबाद की बजाय लाहौर क्यों चला गया, उन्होंने भी कहा मुझे पता ही नहीं था। कहते मुझे कोई पता नहीं था। कहते ब्यूरोक्रेटों की शरारत है, ये ब्यूरोक्रेट जो मेरे साथ गए इनकी शरारत है, मुझे तो पता ही नहीं था। आपके वजीर आजम के ये हालात है कि जहाज के अंदर उसको पता ही नहीं मैं जा कर रहा हूं। वो तो ये भी कहते थे सर कि महंगाई का टीवी से पता चला है। आरजू इस वक्त स्कैंडल, मेरे जैसे बंदे को वाशिंगटन डीसी में ये पता चल चुका है कि मोहतरम चौधरी साहब है तो देखा दोस्तों आपने कैसे हर बार पाकिस्तान के नेता और जो सरकार है नए अपनी जनता को नया चूर्ण दे दिया जाता है, नए प्रोपेगेंडे के तहत उन लोगों को फिर से एक नया मोड़ दे दिया जाता है ताकि वो कोई ना कुछ सवाल ना ही पूछ सके, और अपनी सरकार से अगर वो सवाल पूछेंगे तो उनको जवाब देना बनेगा। लेकिन ऐसा वो होने ही नहीं देते हैं, वो उनको एक नया मोड़ दे देते हैं, हर बार एक नया प्रोपेगेंडा उनके सामने रख देते हैं, जिससे उनकी जनता उस नए प्रोपेगेंडे के पीछे हो जाती है और पीछे के सवालों को भूल जाती है। और यही आज से नहीं, हमेशा से पिछले 75 सालों से पाकिस्तान में यही चलता आ रहा है और यही आगे चलता रहेगा। और पाकिस्तान जहां आज से 60-70 साल पहले था, आज तक भी वही है, क्योंकि आगे नहीं बढ़ पाया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इस स्थिति से कभी निकल पाएगा या नहीं, हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको न्यूज़ कैसी लगी है भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और जल्दी हाजिर होते हैं नई न्यूज़ के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।